हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बायो सावर्ट नियम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है। तो बायो सावर्ट के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है, वो भी किसी धारावाही अल्पांश के कारण, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक्स वाई एक धारावाही चालक कार है और इसमें आई धारा बह रही है, और ये हमने फर्स्ट डैश में मेंशन कर रखा है। अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। धारावाही चालक तार के बारे में हमने लिख रखा है कि माना एक धारावाही चालक तार एक्स वाई है और इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है ना। सेकंड डैश में क्या मेंशन किया है? इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। ये जो तार है अपना एक्स वाई, उस तार के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या लेते हैं? तार के ऊपर एक धारावाही अल्पांश लेते हैं, डीएल वेक्टर, जैसा कि मैंने सर्किल के अंदर कवर किया है। डीएल वेक्टर अल्पांश लिया है। क्या लिया है? अल्पांश। इस अल्पांश से आर दूरी और थीटा कोण पर स्थित बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो तार है वो अल्पांश लिया है, हमने एक टुकड़ा लिया है तार का। तो टुकड़े के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो थोड़ा सा ही उत्पन्न होगा, वो डीबी वेक्टर से शो किया है, और इसकी दिशा है क्रॉस का मीन होता है अंदर की ओर, कागज के तल के अंदर की ओर, ठीक है ना। तो बायो सावर्ट ने जो बताया था कि किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है, वो चार कारकों पर निर्भर करता है। वो चार कारक कौन से हैं वो अपन लिखते हैं। फर्स्ट कारक है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। जो अल्पांश लिया है हमने तार पर, उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती, ठीक है ना। डीवी समानुपाती डीएल। और दूसरा कारक क्या है? जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के क्या होता है? समानुपाती, धारा के मान के समानुपाती। तीसरा कारक है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के मध्य जो कोण बनता है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। चौथा कारक है अपना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु कितनी दूरी पर है उस दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। चारों समीकरण हम सबमिट करें तो हमें फाइंड आउट होता है डीबी प्रोपोर्शनल धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती और ज्या के समानुपाती। कोण की ज्या की क्या होता है? समानुपाती। तीन कारकों के समानुपाती है, जबकि दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जब अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो के यहाँ पर कांस्टेंट लिया जाता है। और के बारे में भी अपन लिखें, के एक समानुपातिक स्थिरांक है। के क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है। और के की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, 10⁻⁻7 होता है। इसका यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर या वेबर बट्टे एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला इंटू मीटर बट्टे एम्पियर होता है, ठीक है ना। और अपन बात करें ये म्यू जीरो की, तो म्यू जीरो होती है हवाई अनुपात की चुंबकशीलता। जैसा कि कूलम के नियम में होती है एप्सिलॉन जीरो विद्युतशीलता, वैसे ही यहाँ पर होता है चुंबकशीलता। इसका मान है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 और यूनिट सेम है के और म्यू के, ठीक है ना। तो ये जो हमने ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है, ये मेन फॉर्मूला, इसे बायो सावर्ट नियम कहते हैं। डीवी बराबर के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो अपना बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकांश न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में यूज होता है। तो हमें इस चालक तार जो चित्र में दिखाया गया है एक्स वाई, इसका टोटल एक्स वाई चालक तार के करंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन करते हैं डीबी का इंटीग्रेशन, और दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दिया है हमने, ठीक है ना। तब यहाँ पर डीबी का जो इंटीग्रेशन होता है वो बी आता है, और यहाँ पर के आई डी एल सेंटीमीटर सेम रखा है, ठीक है ना। और इसे अपन सदिश रूप में लिखें तो बी वेक्टर के आई, और डीएल साइन में हम साइन को जैसे ही हटाएंगे तो क्रॉस लगेगा, लेकिन क्रॉस लगेगा आर कैप के साथ। किसके साथ? आर कैप के साथ। आर कैप को ओपन करें तो आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर बट्टे आर। सो यहाँ आर वेक्टर अपॉन आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर से बने तल के लंबवत अंदर या बाहर होती है, वो अपन दक्षिणाष्टक नियम से ज्ञात की जाती है। तो आशा करता हूँ आपको बायो सावर्ट नियम समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, कुंडली का फिगर बनाएंगे। कुंडली का फिगर बनाने के लिए हमें एक सावधानी भी रखनी है कि इस प्रकार से यदि हमने कुंडली का फिगर बनाया तो इस कुंडली का जो एक्सिस होगा या तो वो कागज के अंदर होगा या कागज के बाहर होगा, जिसे अपन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुंडली नहीं बनाएंगे। कुंडली कैसे बनाएंगे वो आप देख लें, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको कागज पर बनाना है फिगर। थोड़ा एक शेप, अंडा आकृति में बनानी है कुंडली, जिससे क्या होगा, अपन कुंडली का एक्सिस लेफ्ट या राइट में ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुंडली का एक्सिस है, ठीक है, और कुंडली का सेंटर ओ है, और कुंडली की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और यहाँ पर अपन कुंडली में करंट फ्लो करेंगे। कुंडली में ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, आई करंट। अब हमें इस कुंडली के केंद्र ओ से अक्ष पर एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, कुंडली पर दो परिधि पर अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश की जो डायरेक्शन होगी वो कागज के बाहर होगी और एक पर कागज के अंदर होगी, ठीक है ना। डीएल वेक्टर है जिनका हमने मैग्नीट्यूड डीएल लिखा है। दो अल्पांश है अपने, दोनों सेम लेंथ के हैं, ठीक है ना। और इन अल्पांशों से बिंदु P की जो दूरी है वो भी समान है, वो है स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है ना। दोनों अल्पांशों से बिंदु P समान दूरी पर है और दोनों अल्पांशों की लंबाई भी समान है। अतः दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे वो भी समान मान के उत्पन्न होंगे, ठीक है ना, जिन्हें अपन शो कर सकते हैं। ये डीबी वेक्टर और ये दूसरा वाला डीबी वेक्टर, दोनों अल्पांशों के कारण समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। क्यों समान उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि डीएल डीएल दोनों अल्पांशों की लेंथ समान है और दोनों अल्पांश बिंदु पी से समान दूरी पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो एंगल है वो थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है ना। तब घटक करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, वो अपन इधर खींचेंगे ना, इधर एंगल नहीं है तो क्या आएगा, साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, ठीक है ना। इसे भी खींचेंगे, डीवी साइन थीटा। अब एंगल नहीं है, ये क्या मतलब हुआ, एंगल तो है वो 90 माइनस थीटा है, और जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ क्या होता है, कॉस लगाते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसलिए यहाँ पर ये साइन साइन कंपोनेंट आ जाते हैं और इस तरफ क्या आते हैं, कॉस, डीवी कॉस थीटा, ठीक है ना। इधर खींचेंगे तो डीवी कॉस थीटा, ये अपने कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डीवी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो बायो सावर्ट के नियम से ज्ञात करेंगे। बायो सावर्ट का नियम क्या होता है, डीवी बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो सावर्ट नियम है। यहाँ पे एंगल क्या होता है, आर और डीएल के मध्य का कोण होता है वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा इक्वल 90 है, सो इसमें 90 रखेंगे। डीवी बराबर क्या आएगा, के आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे अपन, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है तो डीवी आता है अपना के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अब कंपोनेंट के अबाउट अपन यहाँ पर मेंशन करेंगे जो भी हमें पता है। तो जो अपने ऊर्ध्वाधर घटक हैं डीवी cos थीटा और डीवी cos थीटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और एक ही लाइन में एक्टिव है, अतः एक कैंसल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, क्या होते हैं, निरस्त, ठीक है ना। लेकिन अपने जो क्षैतिज घटक हैं डीवी साइन इनकी डायरेक्शन समान है तो ये जुड़ जाते हैं, अतः बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षैतिज कंपोनेंटों के कारण प्राप्त होता है। तो अपन यहाँ पर जितने भी क्षैतिज कंपोनेंट होंगे वो डी साइन होंगे, उन्हें हम सभी को ऐड करेंगे इंटीग्रेशन से, तो हमें कुंडली के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाता है। तो वी अच्छा में फाइंड आउट होगा, वो होगा क्षैतिज कंपोनेंट को ऐड करने से, ठीक है ना। तो डीवी की और साइन की वैल्यू लिखें, डीवी की वैल्यू क्या है, के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू अपन फिगर से निकालें तो
वो आती है, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ठीक है ना। 90 के सामने कर्ण होगा तो आर अपॉन आर आएगा, लंब अपॉन कर्ण, ठीक है ना। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आर आ जाएगी, के आई आर अपॉन आर क्यू। क्या अवस्था है, डीएल, डीएल पर्दी का एक टुकड़ा है, लेकिन सारे टुकड़े पर्दी के अपन जोड़ लें डीएल डीएल मानकर, तो क्या होगा, पूरी पर्दी बन जाएगी, सरगम बन जाएगी। वो होती है 2 पाई आर, कितनी होती है, 2 पाई आर। सो के की वैल्यू ओपन करें, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एंड आई आर अपॉन आर क्यू, ठीक है ना। इसके बाद डीएल की वैल्यू इंटीग्रेशन सेट क्या आती है, 2 पाई आर, ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, क्या बचता है, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, ठीक है ना। यदि कुंडली में एन फेरे हैं, यदि कुंडली में कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं, यदि कुंडली में, कुंडली में एन फेरे हैं, एन फेरे हैं तो ये एन, एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, एन टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो बी क्या आता है, बी बराबर आता है म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, ठीक है ना। यहाँ ये आर कौन सी दूरी है, ये आर है अल्पांश से बिंदु पी की दूरी, लेकिन हमें चाहिए केंद्र से एक्स दूरी पर अक्ष पर। सो आर की वैल्यू अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। वो क्या आएगी, अंडूर के अंदर आएगी, फिगर में देखो, आर कर्ण है अपना, ये आधार है और ये लंब है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आ जाती है, इसे अपन रखेंगे तो 3 पहले से है, और अंडूर का मतलब 1/2, तो वी अक्ष हमें फाइनल में क्या फाइंड आउट होता है, म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर 2 x स्क्वायर r स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है ना, 3/2। ये हमें अक्ष पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद यदि हमें सेंटर पर फाइंड आउट करना है, केंद्र पर फाइंड आउट करना है, कुंडली के केंद्र पर, तो x अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x अपना। तो केंद्र के लिए, केंद्र के लिए x बराबर 0, BC आता है अपना सॉल्व करने पर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर, ठीक है ना। ये अपना केंद्र पर और ये अपना एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाता है, ओके।